पाकिस्तान या इंडिया से सीधा ईस्ट एशिया यानी मशरिक की तरफ अगर आप जाएँ तो चाइना को क्रॉस करने के बाद कोरियन पेनिनसुला पर आपको साउथ कोरिया मिलता है, जो अपना बॉर्डर नॉर्थ कोरिया के साथ शेयर करता है। अच्छा, इसकी कहानी दुनिया की सबसे रिमार्केबल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में से एक है। आज ये 1.8 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की लीडिंग इकोनॉमीज़ में शुमार होता है, जहां सैमसंग, हुंडई, एलजी, एसके ग्रुप, पोस्को, किया कॉरपोरेशन ऐसी बेशुमार कंपनीज हैं जो साउथ कोरिया की बैकबोन मानी जाती हैं। ये सैमसंग, एसके, हुंडई और एलजी मिलकर ही कोरिया की जीडीपी का 40% से ज़्यादा हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमेशा से ही ऐसा नहीं था। 60-70 साल पीछे 1950s में ये मुल्क इंतहाई गुर्बत, जंग और तबाही का शिकार था। 1950 से 53 तक चलने वाली कोरिया वॉर ने इस कंट्री को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज, स्कूल्स, सब कुछ ख़त्म हो गया था। लाखों लोगों की जान गई और कई लोग बेघर हो गए। ज़राअत और इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे खाना, कपड़ा और शेल्टर की भी बहुत कमी थी। इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी, लेकिन जंग और तबाही की वजह से फार्मिंग भी मुश्किल हो गई थी। इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी और ये अपने एसेंशियल गुड्स खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। गरीबी इस लेवल तक आ गई थी कि लोगों को 2 वक्त का खाना मिलना बहुत मुश्किल था। यही वो टाइम था जब साउथ कोरिया का हर सिटीज़न स्ट्रगल कर रहा था सिर्फ बेसिक सर्वाइवल के लिए। इस वक्त इनकी इकॉनमी ज़्यादातर फॉरेन एड पर चल रही थी। अमेरिका ने फाइनेंशियल एड, फूड सप्लाईज और टेक्निकल सपोर्ट दिया। 50s के आखिर तक साउथ कोरिया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी शिकार रहा। करप्शन, वीक लीडरशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ने अवाम को झंझोड़ कर रख दिया। 1960 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद उस वक्त के प्रेसिडेंट शेंगमन री को रिज़ाइन करना पड़ा था। ये इवेंट साउथ कोरिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट मूवमेंट था और इसी मुश्किल वक्त ने इन्हें एक नई डायरेक्शन दिखाई। गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि अगर हमें स्टेबल और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनानी है तो पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्ट्रक्चर्ड पॉलिसीज़। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। अच्छा, उनकी गवर्नमेंट ने किया क्या कि लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए, जिसमें बड़े ज़िम्मेदारों से ज़मीन लेकर छोटे किसानों में तकसीम की गई। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इनकम इनइक्वालिटी कम हुई, किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, रूरल अनरेस्ट कम हुआ, डोमेस्टिक मार्केट डेवलप होने लगा। साथ ही इन्होंने एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट शुरू की। लोगों को स्किल्ड बनाना शुरू किया जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में काम कर सके। 1960s में साउथ कोरिया ने अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने का असली प्लान शुरू किया। शुरुआती चैलेंजेस के बाद हुकूमत ने इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ को अपनी प्रायोरिटी बनाया। पहले इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से शुरू किया, जैसे टेक्सटाइल, कपड़े, कॉटन, वूल, शूज़, बेल्ट्स, बैग्स। इनमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इससे जॉब्स क्रिएट हुई। अच्छा, ये सुन के अजीब लगता है, लेकिन उस टाइम पर साउथ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा विग एक्सपोर्टर बन गया था। इन विग्स की उन दिनों यूएस मार्केट में बहुत डिमांड थी। जब इन छोटी इंडस्ट्री से फॉरेन एक्सचेंज आया, लोग स्किल्ड हुए, मशीन्स यूज़ करना सीखा, गवर्नमेंट को टैक्स मिला, तब धीरे धीरे उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को डेवलप करना स्टार्ट किया। स्टील, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स में हुंडई, इलेक्ट्रॉनिक्स में सैमसंग, एलजी और केमिकल जैसे सेक्टर्स पर फोकस किया गया, जिससे जॉब्स और एक्सपोर्ट दोनों बढ़े। इस प्रोसेस में चिप बोर्ड्स का बहुत बड़ा रोल था। साउथ कोरिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाली कंपनीज को आमतौर पर चिप बोर्ड्स कहा जाता है। ये लार्ज फैमिली ओन्ड बिजनेस ग्रुप्स मुल्क के लिए इंजन्स ऑफ ग्रोथ साबित हुए। हुकूमत ने इन कंपनीज को लोन्स, सब्सिडीज़ और टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने शुरू किए ताकि वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकें। चिप बोर्ड्स ने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की और ग्लोबल मार्केट्स में कम्पीट करना स्टार्ट किया। स्किल्ड वर्कफोर्स और इंजीनियर्स को ट्रेन किया गया। यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन स्टार्ट हुआ। इससे साउथ कोरिया ने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और हाई क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया जो ग्लोबली डिमांड में आए। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इफेक्ट सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं बल्कि सोशल स्ट्रक्चर पर भी हुआ। अर्बनाइजेशन बढ़ी और रूरल एरिया से सिटीज़ में लोग माइग्रेट करने लगे और एजुकेशन, हेल्थ केयर पर फोकस इंक्रीज हुआ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ ने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया। पहले जब 1950 के बाद साउथ कोरिया की जीडीपी पर कैपिटा $100 से भी कम थी, अगले 20 सालों में ये $1000 पर आ गई थी, जो एक लोअर मिडिल इनकम बनती है।
साउथ कोरिया की तरक्की सिर्फ मुल्क तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स जैसे सैमसंग और एलजी दुनिया भर की मार्केट्स में डोमिनेट करने लगी। ऑटोमोबाइल्स और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज ने कोरिया को इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सपोर्ट्स में लीडर बनाया। साउथ कोरिया का सफ़र एक एग्जाम्पल है कि चैलेंजेस और एडवर्सिटी भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और डिटर्मिनेशन के साथ ओवरकम किए जा सकते हैं। गुर्बत, जंग और लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद इन्होंने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस किया और स्टेप बाय स्टेप इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अचीव की। एजुकेशन, रिसर्च और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ने सस्टेनेबल ग्रोथ का फाउंडेशन दिया। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ने डेवलपमेंट को एक्सेलरेट किया। ये स्टोरी सिर्फ साउथ कोरिया के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर कंट्री के लिए एक इंस्पिरेशन है कि अगर लीडरशिप, इनोवेशन और डेडिकेशन एक साथ हो तो कोई भी मुल्क अपनी इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकता है। साउथ कोरिया की इकोनॉमिक सक्सेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन और चेबोल्स के अलावा एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। गवर्नमेंट ने हर लेवल पर तालीम को प्रमोट किया और स्किल्ड वर्कफोर्स ट्रेन की गई जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में काम कर सके। यूनिवर्सिटीज़ और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ने रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस किया, जिससे मुल्क हाई टेक और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने लगा। फ्यूचर प्लानिंग भी साउथ कोरिया की स्ट्रेटजी का इंटीग्रल पार्ट थी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे हाई स्पीड रेल, स्मार्ट सिटीज़ और डिजिटल नेटवर्क्स ने मुल्क को मॉडर्न और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया और बिजनेस इन्वायरमेंट को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाया। आज ये दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में शामिल है। गुर्बत और वॉर की तबाही के बावजूद भी इन्होंने प्लानिंग, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी अडोप्शन के जरिए अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश की। इनका इकोनॉमिक सक्सेस में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट सिर्फ तभी सक्सेसफुल हो सकती हैं जब कंट्री का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट स्टेबल हो। 1960s के बाद हुकूमत ने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, करप्शन को कंट्रोल किया और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया। ये स्टेप्स फॉरेन इन्वेस्टर्स और लोकल बिजनेसेस दोनों के लिए कॉन्फिडेंस क्रिएट करते थे। स्टेबल गवर्नेंस ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को सपोर्ट किया और चेबोल जैसे लार्ज बिजनेस ग्रुप्स को ग्रो करने का चांस दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन और रिसर्च प्रोग्राम्स की कॉन्टीन्यूटी भी इसी स्टेबिलिटी की वजह से पॉसिबल हुई। अगर पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती तो ये प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट रह जाते और मुल्क अपनी रैपिड ग्रोथ अचीव नहीं कर पाता। टैक्स इंसेंटिव्स, सब्सिडीज़ और लॉन्ग टर्म प्लानिंग ने कंपनीज को एनकरेज किया कि वो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें।